हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 4। और इस चैप्टर का हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है, जो मैंने आपको बोर्ड पर समझाया था। आई होप आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको वो पिन कर दूंगी मैं लिंक, और आप वहां से जाकर देख लेना। और ये जो साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है, ये सभी मैंने पढ़ाई हैं, और इन सभी के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप इनको भी जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो नगर पालिका वाला हम चैप्टर कर रहे हैं, और ये ओल्ड एनसीईआरटी में जो चैप्टर नंबर है वो 5 है, और ये जो न्यू बुक है उसमें चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, चैप्टर बिल्कुल सेम है, चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, बस नंबरिंग चेंज है। ठीक है, और देखो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी सारी, और नीचे का एक टॉपिक रह गया है, उसे हम अभी देख लेते हैं। तो ये सब मैंने पढ़ा दिया था आपको, फौजदारी कानून, दीवानी कानून, सारी चीजें बहुत ही डिटेल में कराई हैं। अब देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? यानी कि जो अदालतें हैं, जो कोर्ट है, क्या हर व्यक्ति की पहुंच पर है? तो इसमें हम यही चीज देखेंगे। एक मिनट में पेन ले लेती हूँ जरा। सिद्धांततः भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय पाने का अधिकार है। यानी कि जो अदालतों के दरवाजे हैं वो सभी के लिए खुले हैं, चाहे आप किसी भी जाति के हैं, धर्म के हैं, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए सभी नियम जो है वो समान है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है कि न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं। यानी कि जो ऊपर वाले लाइनों में बोला गया है वही नीचे वाली लाइनों में बोला गया है कि अदालतों की जो सेवाएं हैं वो सभी के लिए खुली हुई हैं, और जिसके साथ भी कोई अपराध हो रहा है या उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो कोर्ट में जाकर अपना याचिका दायर कर सकता है। अदालतों की सेवा सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन वास्तव में गरीब के लिए अदालत में जाना काफी मुश्किल साबित होता है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफी पैसा और कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है, बल्कि इसमें समय भी बहुत लगता है। देखो, ये बात सभी लोग जानते हैं जो भारत के नागरिक हैं, कि हमारा जो न्याय व्यवस्था है वो काफी ज्यादा समय लेती है। ठीक है, अगर कोई भी केस है, मर्डर का केस है या कोई रेप केस है या कोई चोरी चकारी का केस है, तो नॉर्मली छोटे से छोटे केस में 2 से 3 साल लग जाते हैं, और जो मर्डर वगैरह के होते हैं वो तो पूरी पूरी जिंदगी निकल जाती है, 20-20, 30-30 साल तक चलते रहते हैं, और इतने वो अपराधी खुला घूमता रहता है। और तो मतलब हमारे देश में ये चीज बहुत गलत लगती है कि टाइम पर न्याय नहीं मिलता है, देर से न्याय मिलता है। न्याय तो मिल जाता है लेकिन देर से मिलता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो आम आदमी है उसकी पहुंच से बाहर है। क्यों है पहुंच से बाहर? क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत महंगी है, वकीलों की फीस बहुत ज्यादा होती है, फिर बाद में जो विभाग के जो कर्मचारी होते हैं वो सभी को कुछ ना कुछ देना होता है, तो एक तरह से बहुत ज्यादा महंगी है। देखो, अगर आप किताबी स्तर पर देख रहे हैं तो चीजें आपको बहुत आसान लग रही है, लेकिन जो एक्चुअल में चीजें हैं कोर्ट की, वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ती हैं। छोटे से छोटे काम के भी 1,000-1,500 रुपए ऐसे ही वकील ले लेते हैं, है ना। बहुत ज्यादा महंगी चीजें होती हैं, छोटे छोटे काम के भी 1,000-1,500 रुपए ले लेते हैं, एक एक 2-2 सिग्नेचर करने के भी इतने पैसे उनके बन जाते हैं। तो ये चीज क्या है, बहुत महंगी है। अगर कोई आदमी गरीब है तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं होंगे कि वो वकीलों का खर्चा उठा सके। कई लोगों के साथ अपराध हो जाते हैं, तो वो इसलिए कोर्ट में नहीं जाते हैं कि कहाँ से इतने पैसे आएंगे कि हम मुकदमा आगे तक लेके जा सकेंगे। ठीक है, वकीलों की फीस भी अगर आप हाई कोर्ट के स्तर पे देखेंगे तो 1-1, 2-2 लाख रुपए से शुरू है फीस। आपके केस को पकड़ने का ही वो 1-2 लाख रुपए चार्ज करता है। बाकी केस जब चलेगा तो जन कितने पैसे वो ले लेगा।
तो घर जमीन जायदाद भी बिक जाते हैं गरीब लोगों के। तो इसलिए ये जो चीजें हैं ये आम आदमी की पहुंच से बाहर है। आइए देखते हैं। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफी पैसा और कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है, बल्कि इसमें समय भी बहुत ज्यादा लगता है। अगर कोई गरीब व्यक्ति पढ़ना लिखना नहीं जानता और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है, तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए मुश्किल होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को हम उसकी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PIL। ठीक है, ज्यादातर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, कहीं भी मिलेगा, और बहुत ज्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। PIL बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीटेट में भी कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, और आपको लगभग हर एग्जाम में मिल जाएगा। आप स्टैंडर्ड बुकों के रट्टा लगाने में लगे हुए हो और कहीं से भी नोट्स खरीद के ये सारी चीजें करते हो, लेकिन अगर आप ठीक से इन बुकों को पढ़ लोगे ना, तो आपको जीके के लिए किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ा ही टाइम लगता है। आप देखेंगे कि 6 महीने में आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। मात्र आप दिन में 1 से 1.5 घंटा दीजिए एनसीईआरटी को। ठीक है, एसएसटी की भी कर लीजिए, अगर आप बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस की भी कर लीजिए। साइंस की तो और भी ज्यादा इजी है, इससे इजी होती है क्योंकि उसके चैप्टर इतने ज्यादा लेंथी होते नहीं है ना, और चैप्टर्स भी कम होंगे, तो बुक भी 1-2 ही होती है, तो वो ज्यादा मतलब ये चीज आपको ज्यादा इजी पड़ेगी मुकाबले उसके जो आप स्टैंडर्ड बुकों को रट्टा मार रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक भी कहीं और से नहीं आई है, यहीं से आई है। लेकिन जो एग्जाम है वो डिक्टो, जो एग्जामिनर है वो डिक्टो यहीं से ही ऑप्शन ले रहा है और यहीं से क्वेश्चन ले रहा है। एसएससी हो या फिर यूपीएससी हो या फिर सीटेट हो, यूपीटेट हो, ज्यादातर चीजें अगर मैं एसएससी और यूपीएससी और सीटेट की बात करूं तो मतलब 99% चीजें एनसीईआरटी में से ही आ रही हैं। ठीक है, अदर एग्जाम में भी आपको 70-80% मिल जाता है। बिहार में जितनी भी परीक्षा होती है उसमें 80% आपको एनसीईआरटी मिल जाती है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो इसको हम बोलते हैं जनहित याचिका को PIL की व्यवस्था विकसित की थी। किसने की थी? सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया था। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ये याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाती है। देखो, इसके लिए ये जरूरी है कि मतलब हर कोर्ट में आप ये याचिका दायर नहीं कर सकते। कहाँ कहाँ दायर कर सकते हो? ये इस याचिका को दायर करने के लिए या तो आपके पास, आपको कहाँ दायर करनी है? उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में, या फिर आपको सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में दायर करनी है। ठीक है, न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो पहले इतना ज्यादा भ्रष्टाचार चल रहा था उसको कम करने की प्रक्रिया चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इस तरह से PLI की सुविधा दी आम लोगों को कि उनको ना तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने हैं ना कुछ करना है, उनको क्या करना है, सीधे सीधे उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर करनी है। ठीक है, न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार या टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। यानी कि आपको वकीलों का सहारा लेने की इसमें जरूरत नहीं है, आपको एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे लेटर लिखिए उच्च न्यायालय को या सर्वोच्च न्यायालय को, जो भी आपकी समस्या है वो डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाएगी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में, और आपकी जो भी शिकायत होगी उस पर काम किया जाएगा। ठीक है ना। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूर को अमान्य श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का इस्तेमाल किया गया था।
देखो अगर आप यूपी से हैं तो आपको पता होगा कि जो योगी जी हैं, ठीक है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस तरह का एक एप्लीकेशन बनाई है कि आप ऑनलाइन ही अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, और जब आप अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, आपके साथ जो भी चीज गलत हो रही है उसकी आप रिपोर्ट करेंगे, और उस ऐप पर मुझे नाम याद नहीं आ रहा, इसी तरह यही सुविधा दी गई है आम जनता को। तो आप जब उसमें एफआईआर करेंगे या अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे कि हमारे साथ ये चीज गलत हो रही है और हमें यहाँ पर न्याय नहीं मिल रहा है, तो आपके एरिया में 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसकी सुनवाई की जाएगी, और की जाती है ना। मैंने भी कई मामलों में ऐसे देखा सुना कि 24 घंटे के अंदर अंदर उस शिकायत पे संज्ञान लिया जाता है ना। तो विभाग काफी एक्टिव हो रहे हैं आजकल, और ये जो सुविधाएं ये आम जनता को मिल रही हैं। अब देखिए जैसे अभी मैंने बिहार का उदाहरण ये आपको पढ़ के सुनाया कि बिहार में जो कैदी थे वो सजा उनकी पूरी हो गई थी, उसके बाद भी उनको रिहा नहीं किया गया था। तो एक जनहित याचिका डाली कि भाई उनको क्यों ऐसे रखा गया है जब उनकी सजा पूरी हो गई है। तो बाद में इस याचिका के पर सुनवाई हुई और उन कैदियों को रिहा कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो उसी तरह से बंधुआ मजदूर, यानी कि जैसे मजदूरों को लेके आ जाते हैं काम करने के लिए और अपने घर में रखते हैं और उनको रोटी खिलाते हैं बस, और सारे दिन उनसे काम लेते हैं। तो ये भी क्या है, एक गलत चीज है। मतलब घंटे निर्धारित नहीं होते हैं कि 8 घंटे काम करवाएंगे या 10 घंटे काम कराएंगे या 6 घंटे काम कराएंगे। उसमें क्या है, आप दिन रात वहीं रहोगे और ज्यादा से ज्यादा वो लोग आपको अच्छे से खाना खिला देते हैं बस, और ज्यादा कुछ नहीं देते हैं। और अभी भी ऐसी चीजें चल रही हैं। ठीक है, दिल्ली जैसे शहर में भी बंधुआ मजदूर जैसे चीजें कहीं कहीं देखने को मिलती हैं। लोग वो आपने सुना होगा कि 24 घंटे के लिए हमने मेड रख रखी है हमारे बच्चे को पालने के लिए या कुछ भी। तो क्या है, ये बंधुआ मजदूरी तो है। अगर आप वैसे मजदूरी पर रखेंगे तो 6-7 घंटे आपके यहाँ काम करके वो या आपके बच्चे को रखेगी, है ना, या आपके घर का काम करेगी। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो जो बड़ी लेवल की जॉब वॉब कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, 24 घंटे के लिए मजदूर रखते हैं, यानी कि वो परमानेंट जिनसे काम करवाते हैं उनको अपने ही घर में रखते हैं और काम करवाते हैं, उनको छुट्टी उट्टी भी ठीक से देते नहीं है। तो ये चीज क्या है, गलत है ना। क्या आप जानते हैं कि सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन मिड डे मील दिया जाता है। इसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप की गई थी। दाईं ओर दिए गए चित्र में ये सब विवरण है। देखो क्या हुआ था, क्या हो रहा था हमारे देश में जब हमारा देश आजाद हुआ था ना। तो हमारे देश में जो बहुत जनसंख्या ऐसी थी जिसके पास खाने को अन्न नहीं था। ठीक है, तो कई बार ऐसा देखा गया कि बच्चे स्कूल न जाके काम पर जा रहे हैं, 10 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे छोटे छोटे काम के लिए जा रहे हैं। तो जब सर्वे किया गया, उनसे पूछा गया कि भाई तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हो, स्कूल तो फ्री सुविधा है, फीस भी नहीं देनी है। तो उनके जब सर्वे किया गया तो उन्होंने जाना कि बच्चों के पास इतना भोजन नहीं है कि वो मतलब बिना काम करे खाना खा सकें। तो उनको काम करना ही पड़ेगा क्योंकि उनको भोजन चाहिए। तो फिर एक याचिका दायर की गई कि बच्चों को स्कूल में भोजन मिलना चाहिए ताकि उन्हें काम करने नहीं जाना पड़े। जब उनको खाना फ्री में मिलेगा तो वो काम करने नहीं जाएंगे। तो इसलिए ये मिड डे मील की सुविधा दी गई है। और हमारी जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उसमें बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं कि बच्चों को सारी खाने की फैसिलिटी है और किताब की फ्री, सब कुछ फ्री मिल रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो लगभग लगभग सारे राज्यों में ये सुविधा उपलब्ध है कि खाने को भी फ्री में मिलता है। कहीं कहीं मिड डे मील नहीं मिलता है तो राशन मिलता है बच्चों को खाने के लिए। तो ये सब किसकी वजह से हुआ, जनहित याचिका की वजह से हुआ। इस जनहित याचिका में आपको कोई केस वेस नहीं लड़ना पड़ता है, कोई वकील वकील नहीं करना पड़ता है। आपको क्या है, बस याचिका दायर करनी है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। आप याचिका दायर कर देंगे तो उस पर आपके जो भी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उसको आपको मिलेगा। ठीक है, और ये जो मिड डे मील की जो सुविधा दी गई है ये अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग दी गई है। ठीक है, क्या अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है कि जीवन का अधिकार, है ना, जीवन के अधिकार से जोड़ा गया है। देखो
अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है, यानी कि अगर आपको भोजन नहीं मिलेगा तो आप मर ही जाएंगे। तो ये किसकी ड्यूटी है? आपको जीवित रखने की हर परिस्थिति में, ये है सरकार की ड्यूटी है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो सरकार की ये ड्यूटी है कि भारत के सभी नागरिकों को भोजन पानी टाइम पर दिया जाए, रहने के लिए सुविधा ठीक ठाक करी जाए ताकि वो अच्छे से जीवन जी सकें। ठीक है, तो इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत मिड डे मील की शुरुआत हुई। ठीक है, और याचिका ये जो है PLI यानी कि जनहित याचिका के से ही ये जो बिहार में सजा काट रहे थे उनको रिहा कराया गया और बंधुआ मजदूर के ऊपर भी इनको भी राहत मिली, यानी कि इनको इनके भी अधिकार मिले कि इनको बंधुआ तौर पर नहीं रखा जाना चाहिए। राज्य की इस अदालत को भी गलत साबित कर दिया गया कि उनके पास साधन संसाधन नहीं है। इसका आधार यह था कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए हैं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराना राज्य की दायित्व है। राज्य का दायित्व है कि उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति भूख से ना मर जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह नए रोजगार पैदा करे, राशन की सरकारी दुकानों के जरिए सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध कराए और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए 2 खाद्य आयुक्तों को भी नियुक्त किया। देखो, जब हम छोटे थे ना तब हमारे स्कूल में भी जो अब तो सबको मिलता है, पहले क्या होता था जो गरीब होते थे ना उनको मिलता था। तो मतलब जो गरीबी रेखा में आते थे उनको ही मतलब ये राशन मिलता था, मिड डे मील नहीं मिलता था, राशन मिलता था। जैसे कुछ गेहूं मिलते थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितने गेहूं मिलते थे, शायद 10-15 किलो गेहूं एक बच्चे के हिसाब से मिलते थे और दाल वगैरह मिलती थी। जब हम गांव में रहते थे तब जो गरीब बच्चे होते थे उनको मिलते थे, सब बच्चों को नहीं मिलते थे। जिनके पास मतलब पर्याप्त सुविधा नहीं है खाने पीने की उनको मिलते थे। लेकिन अभी क्या है, इन्होंने सभी को देना शुरू कर दिया है। अगर आप सरकारी स्कूल में जाएंगे तो कोई भेदभाव नहीं होता है अमीर गरीब में, मतलब जो ठीक ठाक है, जो खाना पीना भी खा सकते हैं अपने पैसों से, उनको भी फ्री में ही खाना मिलता है स्कूल की तरफ से। आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती हैं। अदालतें मतलब सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? अदालतें हैं कि वो जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उसमें अहम भूमिका निभाती हैं। जैसे कि आपने उपयुक्त उदाहरण में देखा है कि अदालतों ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या के बाद यह कहा कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। इसलिए अदालतों ने राज्यों को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना, मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। यानी कि मिड डे मील भी दिया जाए। और ये जो राशन बढ़ता है ना, अगर आप गांव में रहते होंगे तो आपको निश्चित तौर पे पता होगा कि हर महीने राशन आता है और उस कार्ड में लिखा होता है कि एक परिवार में कितने सदस्य हैं और हर सदस्य के हिसाब से वहां पर आपको राशन मिल जाता है। ठीक है, शहर में भी कुछ लोगों के पास ये कार्ड होता है गरीबी रेखा वाला, तो उनको भी मिलता है। और कोरोना टाइम में तो सबको ही मिला था, मोस्टली सभी लोगों को उन्होंने दिया था कोरोना टाइम में। अब देखो, ये जो अनुच्छेद 21 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अनुच्छेद 21A में ही 6 से 14 साल के बच्चे के लिए फ्री शिक्षा की बात कही गई है। और अभिभावकों से का भी ये मतलब ड्यूटी है कि अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें। ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है, यानी कि उन बच्चों के माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष के हैं उनसे कोई भी काम ना कराएं और उनको क्या करें, पढ़ने के लिए भेजें। अगर इस कंडीशन में कोई भी ऐसा माता पिता मिलते हैं जिनके बच्चे जॉब कर रहे हैं, छोटे बच्चे, ठीक है, छोटे मोटे काम कर रहे हैं, तो जो लोग हैं, वो जो माता पिता हैं वो भी सजा के पात्र हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होती है कि आप अपने छोटे बच्चों से काम नहीं करा सकते हो।
ठीक है, अगर आपने बच्चों को जन्म दिया है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उन बच्चों को पढ़ने भेजें जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन अदालतों के कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। उदाहरण के लिए गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियां, झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालतों द्वारा दिए गए हाल फिलहाल में पुराने फैसलों के विरुद्ध हैं। हाल के फैसलों में झुग्गी झोपड़ियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जाता है। अब देखा, अगर आप देखेंगे तो साइड, जब आप रोड पर जाएंगे तो छोटे शहरों में ये चीज ज्यादा मिलती है, बड़े शहरों में कम मिलती है कि आप जब रोड पे चलेंगे तो साइड में क्या है, झुग्गी झोपड़ी ऐसी डली होती है, मतलब टेंट हाउस मिलते हैं आपको, या घास फूस के जो घर बना लेते हैं उस तरह के घर मिलते हैं। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि ये जो झुग्गी झोपड़ियां ये हटनी चाहिए, क्योंकि जो रोड की जमीन है वो घिर रही है इनसे, है ना। जो रोड है वो छोटी होती जा रही है, और क्यों होती जा रही है, क्योंकि झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां पर। या फिर देखो, फुटपाथ पे ऐसे इस तरह के सामानों को ये बेचती रहती हैं, कुछ महिलाएं, पुरुष भी बेचते हैं, जैसे छोटी छोटी चीजें, दीबला है, दीव है, और मेकअप का सामान है, कंगा, शीशा, इस तरह की चीजें आपने देखी होगी। छोटे मोटे छोटे बच्चों के कपड़े भी बिकते रहते हैं ऐसे रेहड़ी पे। तो इनसे क्या है, ये जो रोड है उनका स्पेस कम हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जाम लग जाता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है। तो किसकी वजह से समस्या हो रही है, इनकी वजह से हो रही है। तो ये इस तरह की चीजें आई कोर्ट के सामने, तो कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हाँ भाई, इनको हटा देना चाहिए, है ना। इनको हटा देंगे रोड पे से तो रोड जो होगी वो प्रॉपर उस पर वाहन चल सकेंगे। जो साइड में, जो फुटपाथ पे लगा के बैठे होते हैं, कुछ कुछ सामान बेचते हैं, कुछ डब्बा वगैरह प्लास्टिक के, या कई लोग सब्जी भी बेचते हैं, कई लोग फ्रूट भी बेचते हैं, इस तरह के जो छोटी छोटी चीजें बेचते हैं उनके खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई हुई कि इन लोगों को यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब पहले हम ये वाला कॉलम पढ़ लेते हैं, इससे ही रिलेटेड है। ओल्गा टैलिस बनाम मुंबई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया कि इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। ठीक है, आजीविका के अधिकार को, यानी कि जो भी काम कर रहे हैं जिससे हमें पैसे मिल रहे हैं उसको हम आजीविका बोलेंगे। ठीक है, तो आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। नीचे नीचे इस फैसले के कुछ अंश दिए हैं, इन्हें पढ़ने पर पता चलेगा कि न्यायाधीश ने जीवन के अधिकार को आजीविका के अधिकार से किस तरह जोड़कर देखा। अनुच्छेद 21 के द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है। जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि केवल यह नहीं कि कानूनों के द्वारा तय की गई प्रक्रियाएं जैसे मृत्युदंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती। मतलब ये नहीं है कि मृत्यु दंड से ही किसी की जान ली जा सकती है, बल्कि आप अगर किसी का रोजगार छीन लेंगे तो वो भी क्या है, एक तरह से उसकी जान लेना ही है। ठीक है, अगर रोजगार नहीं होगा तो उसके पास पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो वो राशन कैसे खरीदेगा। जीवन के अधिकार का यह एक आयाम है। इस अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधन यानी कि आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये कोर्ट ने जब जनहित याचिका डाली गई तो कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि भाई अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग क्या है, हम किसी से रोजगार नहीं छीन सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला, किसी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी बस्तियों से उजाड़ देने पर उसके आजीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं। मान लो कोई रेहड़ी लगा रहा है फल की या सब्जी की, उसके पास नहीं है जगह दुकान के लिए, दुकान तो लाखों में आती है, उसके पास नहीं है, तो उसने कोई वस्तु बेच रहा है फुटपाथ पे बैठ के, अगर आपने उससे बोल दिया कि कल से आप यहाँ नहीं बेचोगे, तो क्या होगा, उसका परिवार कैसे चलेगा। तो यह एक ऐसी बात है जिसे हर मामले में साबित करने की जरूरत नहीं है। प्रस्तुत मामले में अनुभाविक
साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि याचिकाकर्ता झुग्गियों और पटरियों पर रहते हैं, क्योंकि वे शहर में छोटे मोटे काम धंधे करने लगे होते हैं और उनके पास रहने की कोई भी जगह नहीं होती है। वह अपने काम करने की जगह के आसपास किसी पटरी या झुग्गियों में रहने लगते हैं। इसलिए अगर उन्हें पटरियों या झुग्गियों से हटा दिया जाएगा तो उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि याचिकाकर्ताओं को उजाड़ने से वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे, इस प्रकार जीवन से वंचित हो जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये जो आप झुग्गी झोपड़ियों को यहाँ से हटाने की बात कर रहे हो तो ये एक तरह से गलत है, क्योंकि जिन्होंने याचिका दायर की थी कि उनके हक का रोजगार छीना जा रहा है, तो उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि आप इनको नहीं हटा सकते हो झुग्गी झोपड़ियों को। अगर आपको हटाना है तो आपको इनके लिए क्या सुविधा करनी पड़ेगी। तो मैं एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ, जो यूपी में है, खुर्जा। मैं उसकी रहने वाली हूँ, खुर्जा बुलंदशहर की। तो वहां पर लगभग 10 साल पहले ये चीज आई कि जितने भी झुग्गी झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं जिनके पास घर नहीं है, तो उनको फ्लैट अलॉट कराए गए। मतलब उनको रोड पे से हटा दिया गया कि भाई आप रोड की जमीन छोड़ दो, क्योंकि ट्रैफिक को निकलने में दिक्कत हो रही है। तो उनके लिए क्या सुविधा दी गई कि उनके लिए अलग से मकान बनाए गए, है ना। मैंने ये चीज देखी अपने आसपास में। तो जितने भी लोग थे जिनके पास खुद के घर नहीं थे, जो इधर उधर काम कर रहे थे, तो उनको क्या है, प्रॉपर फ्लैट दिए गए। 2 रूम का एक फ्लैट दिया गया, 2 रूम, लैट्रिन बाथरूम और किचन के फ्लैट दिए गए। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी जो रेहड़ी पटरी पर रह रहे थे लोग, उन सबको उठा के क्या कर दिया, एक सोसाइटी बना दी और उस सोसाइटी में उन लोगों को बसा दिया। ठीक है, तो इसी तरह की ये आया था मामला, और जिस पर अच्छे से सुनवाई हुई थी। और देखो, इसमें जो जनहित याचिका है उसमें एक पैसा भी उन लोगों का खर्च होता नहीं है। ठीक है, जो लोग याचिका दायर करते हैं उनका पैसा खर्च नहीं होता है, क्योंकि उन्हें वकील नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट देखते हैं, जबकि पहले वाले फैसले जैसे 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम के मुकदमे में दिया गया फैसले में झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया गया था। न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालत कई साल लगा देती है। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो इंसाफ मांगने वाला है, कई बार उसकी मृत्यु भी हो जाती है। मान लो 2 भाइयों में जमीन का केस है कि तेरा हिस्सा है या मेरा हिस्सा है, और उसको मुकदमे चलते चलते को 20-25 साल निकल जाती हैं, और कभी कभी वो आदमी भी नहीं रहता है जिसको इंसाफ चाहिए होता है ना। तो ये क्या है, ये चीज गलत है हमारे देश में। नेक्स्ट देखिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको आप ठीक से देख लेंगे। भारत में न्यायाधीशों की संख्या, देखो न्यायालय का नाम है और उसमें पद हैं और कितने कार्यरत हैं और कितने रिक्त हैं। ठीक है, जिस दिन ये बुक प्रिंट हुई है उस दिन के हिसाब से है। तो ये क्या है, घटते बढ़ते रहते हैं, क्योंकि पदों पर नियुक्ति भी होती रहती है और पदों से सेवानिवृत्त भी होते रहते हैं। तो उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में कितने न्यायाधीश है, 34 न्यायाधीश है, यानी कि 33+1। ठीक है, 33 तो अन्य न्यायाधीश है और एक जो है वो मुख्य न्यायाधीश है। और उच्च न्यायालय में 1079 है, क्योंकि जो उच्च न्यायालय है वो हर राज्य का अलग उच्च न्यायालय है। तो आप ये मत सोचिए सर्वोच्च न्यायालय में एक ही होगा, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा काम होता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा ही न्यायाधीश होते हैं। और गांव में जिला और अधीनस्थ न्यायालय, तो इसमें कितने 22,644। और तो ये जो पद हैं, ये इतने पद हैं, लेकिन अभी कितने लोग हैं, इतने लोग हैं, और इतने जो पद हैं वो जो सीटें हैं वो खाली हैं। ठीक है, और भारत के हर विभाग में आपको सीटें खाली मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि कभी भी पूरी भर्ती निकलती है ही नहीं।
इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतंत्र भारत में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी नगरपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो, और हमारे देश में लोकतंत्र एक बुनियादी पहलू है। तो देखो हमारे देश में क्या है कि न्यायपालिका एकदम से स्वतंत्र है, वह कोई भी फैसला ले सकती है सबूतों के और गवाहों के आधार पर। उस पर किसी का दबाव नहीं है, किसी नेता का दबाव नहीं है, किसी भी संवैधानिक पद का दबाव नहीं है, कुछ दबाव नहीं है। मतलब वो जो देखेगी कि क्या न्याय है उसके अकॉर्डिंग ही वो फैसले लेते हैं। अब आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो रहा है। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं और आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और आपको मेरी वीडियो को देखकर कुछ भी पूछना है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई देती हूँ और मैं खुद ही कमेंटों को रीड करती हूँ और उसका रिप्लाई भी देती हूँ। और जो भी फ्रेंड आपके फिल्म में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं प्लीज उन फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। और साइड में ये जो प्लेलिस्ट लगी हुई है, इस प्लेलिस्ट की जो लिंक है, इन प्लेलिस्टों की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो प्लीज इन सबको देखना भी मत भूलना, और मेरे को यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर प्लीज फॉलो करें। और अगर आप ये जो क्वेश्चन आंसर मैं अपनी तरफ से बना के देती हूँ, आपको क्वेश्चन आंसर कराती हूँ, इनकी क्विज देखने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।